This video is for educational and knowledge purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कहानी क्राइम की चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको इस कहानी का दूसरा पार्ट सुनाने वाला हूँ। उम्मीद है कि आप सभी ने पार्ट 1 भी सुन लिया होगा, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं सुना तो अभी आई बटन पर क्लिक करके पार्ट 1 को सुन लीजिए, या इस चैनल के पेज पर जाकर भी आप वो कहानी सुन सकते हैं ताकि आगे की कहानी आपको अच्छे से समझ आए। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कैसे पिछले 6 महीनों से इंटर कैफे फार्म हाउस में अजीब और रहस्यमय चीज़ें चल रही थी, और फिर कैसे 4 अप्रैल 1922 की शाम को फार्म हाउस में रहने वाले सभी 6 लोगों की लाश मिली। और अब कहानी इसके बाद की। तो 4 अप्रैल 1922 को सभी 6 लाशों के मिलने के ठीक 2 दिन बाद यानी 6 अप्रैल 1922 को उन सभी लाशों का पोस्टमार्टम शुरू हुआ। पोस्टमार्टम से पता चला कि इन सभी के सर पर किसी कुदाल जैसी नोकीली और भारी चीज से वार किया गया है। इसके अलावा कजिलिया और विक्टोरिया का गला भी दबाया गया था। किसी भी लाश के शरीर से उसे बांधने या हाथापाई करने के कोई निशान नहीं मिले, जिसका मतलब ये था कि इन 6 लोगों में से किसी भी इंसान को कंट्रोल करने के लिए ना तो बांधा गया और ना ही इन लोगों ने मरने से पहले खुद को बचाने की कोई कोशिश की, जो कि बहुत ही हैरान करने वाली खबर थी, क्योंकि कोई भी इंसान मरने से पहले खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है। इसके अलावा पोस्टमार्टम में यह भी पता चला कि जो 7 साल की बच्ची कजिलिया थी वो हमले के बाद भी काफी देर तक जिंदा थी, और उसकी मौत हमले के कई घंटे बाद सबसे लास्ट में सर पर हुए हमले और दिमागी शॉक की वजह से हुई थी। और उसके हाथ में उसका खुद का ही बाल था जो कि उसने खुद अपने सर में से नोच रखा था। मगर पोस्टमार्टम की जिस खबर ने पुलिस और सभी को चौंका दिया और जिसने इस केस को सुलझाने की बजाय और उलझा दिया, वो ये था कि इन सभी 6 लोगों की मौत 4 दिन पहले यानी शुक्रवार 31 मार्च 1922 की रात को हुई है। अब पुलिस कंफ्यूज हो गई कि ये कैसे हो सकता है कि वो लोग 4 दिन पहले ही मर गए हो, बावजूद इसके घर के अंदर सारी एक्टिविटी भी चल रही हो। इसके बाद डिटेक्टिव जॉर्ज रेनग्रुबर, जो कि इस केस को लीड कर रहे थे, उन्होंने जब आगे इसकी तफ्तीश की और जब रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूछताछ की गई, तब जाकर चीजें साफ हुई। पता चला कि नई नौकरानी मारिया बाउमगार्टनर की बहन फ्रांसिस्का शेफनर वो आखिरी इंसान थी जिसने एंड्रियास ग्रुबर के पूरे परिवार और अपनी बहन मारिया को जिंदा देखा था जब वो अपनी बहन को हिंटर कैफे छोड़ने आई थी, और वो तारीख थी 31 मार्च 1922 और वक्त था शाम के लगभग 6 बजे का। इसके अलावा जो न्यूज़पेपर था वो भी 31 मार्च 1922 के बाद से नहीं उठाया गया, और 7 साल की कजिलिया गैब्रियल भी 31 मार्च के बाद से ही स्कूल नहीं गई, और ना ही गांव वालों में से किसी ने 31 मार्च के बाद उस फार्म हाउस के किसी शख्स को देखा। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इन सब चीजों को देखने के बाद यह साफ हो गया कि पूरे परिवार का मर्डर शुक्रवार 31 मार्च 1922 की रात में ही हुआ है। पर अब सवाल आता है कि अगर पूरे परिवार का मर्डर 31 मार्च को हो गया था, तो आखिर पिछले 4 दिनों से फार्म हाउस के अंदर जो चल रहा था वो क्या था? ये सारी चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही थी कि 6 महीने पहले या जिस रात बर्फ गिरी, उस रात जो भी इंसान या रहस्यमय चीज उस घर के अंदर आई वो फिर कभी वापस नहीं गई, और उसी ने इन 6 लोगों का मर्डर किया। उसी ने पिछले 4 दिनों तक जानवर और कुत्ते को खाना पीना खिलाया, उन्हें अंदर बाहर किया, गाय भैंसों का दूध निकाला और खुद के लिए खाना भी बनाया, क्योंकि गांव वालों ने बीते 4 दिनों में कई बार किचन की चिमनी से धुआं निकलते हुए देखा था। इसके अलावा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और फार्म हाउस की अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद जर्मन पुलिस एक और नतीजे पर पहुंची, और वो ये कि एंड्रियास, उसकी पत्नी कजिलिया, उनकी बेटी विक्टोरिया और विक्टोरिया की बेटी कजिलिया की बॉडी को मारने के बाद नहीं बल्कि मारने से पहले बाड़े में लाया गया था। वो कातिल किसी तरह इन चारों को बहला फुसला के एक एक कर बाड़े में लाया और फिर एक एक कर सबको मार डाला। विक्टोरिया और उसकी बेटी कजिलिया ने दिन के कपड़े पहन रखे थे। इसका मतलब यह था कि कातिल ने 31 मार्च की शाम के किसी वक्त पहले इन दोनों का मर्डर किया, और फिर बाद में रात के वक्त एंड्रियास और उसकी पत्नी कजिलिया का, क्योंकि उन दोनों ने रात के सोने वाले कपड़े पहन रखे थे। 7 साल की छोटी कजिलिया के ऊपर हमला करने के बाद शायद कातिल ने उसे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया होगा, इसलिए ही वो सबसे लास्ट में कई घंटों बाद सबके मरने के बाद मरी। इन 4 लोगों को मारने के बाद कातिल विक्टोरिया के कमरे में गया और उसके 2.5 साल के बेटे, जो कि अपने पालने में सो रहा था, उसे मार डाला, और फिर उस घर की नई नौकरानी, जो कि उसी दिन आई थी, उसे भी मार डाला। तो पोस्टमार्टम के पूरा होने के बाद 8 अप्रैल 1922 को इन सभी 6 लोगों की बॉडी को कॉफिन्स में डालकर पैक कर दिया गया। मगर जो बॉडी कॉफिन में डाली गई वो सभी 6 बॉडी बिना सर की थी। दरअसल पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर ने इन सभी 6 लोगों का सर काटकर फॉरेंसिक जांच के लिए न्यूरमबर्ग की एक बड़ी लेबोरेटरी में भेज दिया था,
और इनका यह था कि जांच के बाद वापस उनका सर इनके कॉफिन्स में रख दिया जाएगा। तो 8 अप्रैल 1922 को सभी 6 लाशों को कॉफिन्स में डाला गया और फिर उसी दिन उनके फार्म हाउस से लगभग 4 किलोमीटर दूर वैडहोफन के एक चर्च में पूरे रीति रिवाजों के बाद दफना दिया गया। ये केस उस वक्त कितना फेमस हुआ था उसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि उनके फ्यूनरल, उनके जनाजे पर 3000 से भी ज़्यादा लोग पहुंचे थे। और ये तब का ज़माना था जब ना तो इंटरनेट था और ना ही ट्रांसपोर्ट के उतने साधन। खैर, इधर अब पुलिस इस मौत की गुत्थी को सुलझाने में लग गई और जो सबसे पहली चीज़ पुलिस के दिमाग में आई वो ये कि ये मर्डर लूटपाट के इरादे से किया गया है, और वो इसलिए क्योंकि ये परिवार अच्छा खासा पैसे वाला था। मगर जब पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली तो उन्हें घर में बहुत सारे जर्मन मार्क्स, सोने के सिक्के और गहने मिले। इसलिए पुलिस ने इस रॉबरी वाले एंगल को खारिज कर दिया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कातिल ने कत्ल किया और जल्दीबाजी में उसे पैसे नहीं मिले इसलिए वो बिना कुछ लूटे ही वहां से चला गया, बल्कि वो अगले 4 दिनों तक उसी घर में था और उसके पास पूरा वक्त था इन पैसों और गहनों को ढूंढने का। बावजूद इसके उसने घर से कुछ नहीं लूटा। इसके बाद पुलिस ने फार्म हाउस के अंदर मर्डर वेपन यानी वो कुदाल जिससे हमला किया गया था उसे भी ढूंढने की कोशिश की, पर पूरा फार्म हाउस खंगालने के बाद भी उन्हें कोई हथियार नहीं मिला। पुलिस ने हथियार को ढूंढने के लिए खोजी कुत्तों की भी मदद ली, पर इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए पुलिस ने सोचा कि शायद कातिल वो हथियार अपने साथ ही वापस ले गया होगा। इसी बीच पुलिस के पास साइमन रे ब्लेंडर नाम का एक किसान पहुंचा और उसने बताया कि 31 मार्च और 1 अप्रैल के बीच की रात, जिस रात ये कत्ल हुआ था, उस रात करीब 3 बजे के आसपास वो अपने घर की तरफ जा रहा था। उसने बताया कि वो जैसे ही इंटरकैफेक फार्म के पास पहुंचा तो उसने देखा कि फार्म हाउस के पास एक पेड़ के साथ 2 आदमी खड़े हैं और वो दोनों एक दूसरे से फुसफुसा के बात कर रहे हैं। पर उन दोनों ने जैसे ही उस किसान को अपनी तरफ आता देखा वो दोनों चुप हो गए और दोनों पीछे की तरफ मुड़ गए और अपना चेहरा भी छुपा लिया। उस वक्त उस किसान ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर जब उसे पता चला कि इंटरकैफेक फार्म हाउस के सभी लोगों का कत्ल हो गया है तो उसे लगा कि शायद उन्हीं दोनों ने उसका मर्डर किया होगा। डिटेक्टिव रेन ग्रूबर के लिए यह खबर तो बड़ी थी, पर क्योंकि अंधेरा होने की वजह से उस किसान ने उन दोनों में से किसी का भी चेहरा नहीं देखा था, इसलिए उसकी यह खबर किसी काम की नहीं थी। इसके बाद पुलिस ने एंड्रियास ग्रूबर के सभी पड़ोसी 31 मार्च से 4 अप्रैल तक जो जो उस फार्म हाउस पे आया उनसे और न्यूज़पेपर वाले से पूछताछ की, पर कोई कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने फार्म हाउस की पुरानी मेड क्रेसेंस रीगर से बात की तो उसने बताया कि वो फार्म हाउस हॉन्टेड था, मगर पुलिस ने उसकी इस बात को अनसुना कर दिया, क्योंकि कानून में भूत प्रेत या आत्माओं जैसी किसी भी चीज के लिए कोई जगह नहीं है। खैर, अब ये तो नहीं पता कि इंटरकैफेक फार्म हाउस में कोई भूत प्रेत था या नहीं, पर यह जरूर है कि इसकी वजह से पुरानी मेड की जान जरूर बच गई। तो पुलिस ने क्रेसेंस रीगर की भूतिया वाली बात को तो खारिज कर दिया, मगर अपने बयान में उसने एक और ऐसी चीज बताई जिसके आधार पर पुलिस ने 2 भाई कार्ल बिचलर और एंटन बिचलर को गिरफ्तार किया। दरअसल उस मेड ने बताया कि जिस दौरान वो इंटरकैफेक फार्म हाउस में काम किया करती थी, उस दौरान जो एंटन बिचलर था उसका उस फार्म हाउस में आना जाना लगा रहता था, क्योंकि वो कभी कभी मजदूरी पर एंड्रियास ग्रूबर के खेतों में काम किया करता था। पर जब इनके पास कोई काम नहीं होता था तो ये दोनों भाई छोटी मोटी चोरी भी किया करते थे, और कई बार तो इन्होंने एंड्रियास ग्रूबर की कई मुर्गियां भी चुराई थी। एक दिन अचानक एंटन बिचलर ने मेड क्रेसेंस रीगर को शादी के लिए प्रपोज किया, क्योंकि उसके पहले पति की मौत हो चुकी थी। पर क्योंकि क्रेसेंस को पता था कि एंटन चोर है और एंड्रियास ग्रूबर ने भी अपनी नौकरानी को उससे दूर रहने के लिए समझाया था, इसलिए उसने शादी के लिए साफ मना कर दिया। उसके मना करने के बाद भी वो उसके पीछे लगा रहा और रात बेरात उससे बात करने के लिए फार्म हाउस के पास चला आता। पर जब क्रेसेंस ने अपने इरादे साफ कर दिए कि वो उससे शादी नहीं करने वाली तो वो भड़क गया और उसने धमकी दी कि वो उसे जान से मार डालेगा, और उसे ही नहीं बल्कि एंड्रियास और उसके पूरे परिवार को भी मार डालेगा। हालांकि जब तक क्रेसेंस वहां थी तब तक तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया। एक और चीज जो मेड ने पुलिस को बताई और जिसने पुलिस को एंटन बिचलर के ऊपर शक करने पर मजबूर किया वो ये कि जो कुत्ता उस फार्म हाउस में था वो सभी अनजान आदमियों पर भौंकता था, पर एंटन बिचलर जब भी फार्म हाउस में आया उसने उसके ऊपर कभी नहीं भौंका। इसके अलावा एंटन के भाई कार्ल बिचलर को उस फार्म हाउस में कौन सा कमरा कहाँ है इसके बारे में पूरी जानकारी थी, और एक रात उसने अंधेरे का फायदा उठाकर अपनी झूठी पहचान बताकर उस नौकरानी के कमरे में दाखिल होने की कोशिश भी की थी, पर क्रेसेंस उसकी आवाज पहचान गई और उसे अंदर नहीं आने दिया। पुलिस ने दोनों भाइयों की अच्छे से खातिरदारी की, पर पुलिस को उनसे कोई जानकारी नहीं मिली और न ही उनके खिलाफ कोई सबूत जिससे यह साबित हो कि कत्ल उन्होंने ही किया है। इसलिए लास्ट में मजबूरन पुलिस को उन दोनों भाइयों को छोड़ना पड़ा। इसके बाद पुलिस ने जोसेफ बैट्स नाम के एक आदमी के बयान पर पीटर वेबर नाम के एक आदमी को उठाया। ये दोनों जो है वो दरअसल साल 1920 के दौरान एक साथ काम किया करते थे। एक दिन
पीटर जोसेफ के साथ एक फार्म हाउस को लूटने का प्लान शेयर करता है और उसे हिंटरकैफे फार्म हाउस के बारे में बताता है। वो कहता है कि उस फार्म हाउस में सिर्फ एक बूढ़ा किसान अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ रहता है और उसके फार्म हाउस के आसपास और कोई दूसरा घर नहीं है। उन्हें सिर्फ उस बूढ़े किसान को मारना है और सारा पैसा लेकर आपस में बांट लेंगे। पर जोसेफ जो है वो इसके लिए राजी नहीं होता। पीटर वेबर उसे कई बार मनाता है, पर जब वो नहीं मानता तो पीटर इस बारे में उससे बात करना बंद कर देता है। पुलिस ने पीटर वेबर से भी सख्ती से पूछताछ की, पर उससे भी उन्हें कुछ नहीं मिला। और अगर लूटपाट ही पीटर का मकसद था तो लूटपाट तो हुई ही नहीं, इसलिए पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। इसके बाद तकरीबन 5 साल और बीत जाते हैं और पुलिस अभी भी खाली हाथ थी। मगर तभी एक अजीब वाकया होता है। दरअसल मर्डर के लगभग 5 साल बाद मई 1927 में एक दिन आधी रात के करीब एक आदमी ग्रोमन गांव के एक घर का दरवाजा पीट रहा था। उस घर के मालिक ने जब दरवाजा खोला तो उसे वहां एक अनजान शख्स खड़ा नजर आया। इससे पहले कि घर का मालिक उससे कुछ पूछता, उसने उससे पूछा कि एंड्रियास ग्रूबर और उसके परिवार के कातिलों का कुछ पता चला, तो वो बोला कि नहीं। फिर उस अनजान आदमी ने उससे पूछा कि तुम्हें पता है कि उन सभी का मर्डर किसने किया है, तो उसने फिर से ना में जवाब दिया। इसके बाद वो आदमी जोर से चिल्ला के बोला, उन सभी लोगों का मर्डर मैंने किया था, और तेजी से वहां से जंगल की तरफ भाग गया। इससे पहले कि उस गांव वाले को कुछ समझ में आता, वो आदमी जंगल के अंदर गायब हो गया। अगले दिन उसने ये बात पुलिस को बताई और पुलिस ने उसकी तलाश में पूरा जंगल खंगाल मारा, पर उन्हें कोई नहीं मिला। जर्मनी की पुलिस अगले कई सालों तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती रही और उन्होंने पूरी कोशिश की इस केस को सॉल्व करने की। पुलिस ने हर उस शख्स से पूछताछ की जो कभी किसी भी तरीके से ग्रूबर फैमिली से मिला हो या उनका लिंक कभी उनसे जुड़ा हो, चाहे वो पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, दुकानदार हो, बस ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, स्कूल का हो, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसका जुड़ाव कभी इस फैमिली से हुआ हो। मतलब कि किसी को नहीं छोड़ा। शहर में जब वो जाते तो कहाँ रुकते, किस किस से मिलते, यहाँ तक कि जो इंसान कभी उनके फार्म हाउस के सामने से गुजरा हो उसे भी उठाकर पूछताछ की, मगर कोई कड़ी नहीं मिली। पुलिस ने हर एक एंगल से इस केस की जांच की। ग्रोबन और उसके आसपास के जितने भी गांव थे वहां के हर इंसान से पूछा कि वो 31 मार्च से 4 अप्रैल के बीच कहां थे, पर कोई सुराग नहीं मिला। अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने 100 से भी ज्यादा संदिग्धों को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जर्मन पुलिस ने कातिल की खबर देने वाले को 1 लाख जर्मन मार्क्स का इनाम देने की भी घोषणा की, जिसको कि बाद में बढ़ाकर 5 लाख मार्क्स कर दिया गया, पर फिर भी पुलिस को कातिल के बारे में कुछ पता नहीं चला। इसलिए 33 साल बाद यानी साल 1955 में पुलिस ने इस केस को बंद तो नहीं किया, पर इसकी तहकीकात करनी बंद कर दी। हालांकि बाद में अलग अलग वक्त पर अलग अलग इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने भी इस केस की जांच की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में इसको लेकर कुछ थ्योरी सामने आई कि कौन कौन कातिल हो सकता है, और जो पहली थ्योरी आई उसके हिसाब से पूरे परिवार का कत्ल विक्टोरिया गैब्रियल के मरे हुए पति कार्ल गैब्रियल ने किया था। और ये थ्योरी इसलिए आई क्योंकि कार्ल गैब्रियल की मौत के बाद उसकी लाश नहीं मिली थी। तो अगर ये मान भी लिया जाए कि कार्ल गैब्रियल जिंदा था, तब भी सवाल आता है कि ऐसा क्यों? वो आखिर अपनी पत्नी, अपने बच्चे और पूरे परिवार को क्यों मारेगा? तो इसके पीछे का जो कारण सामने आया वो इस परिवार का एक ऐसा डार्क सीक्रेट था जिसका पता तो पूरे गांव वालों को था, पर कोई भी इसके बारे में खुलकर नहीं बोलता था। और वो सीक्रेट था एंड्रियास ग्रूबर और उसकी बेटी विक्टोरिया गैब्रियल के बीच नाजायज संबंध का होना। और एंड्रियास के गुस्से के अलावा यही वो एक कारण था जिसकी वजह से पूरा गांव उसे नापसंद करता था, जो कि कहानी के पहले भाग में मैंने आपसे कहा था कि उसका कारण मैं आपको बाद में बताऊंगा। एंड्रियास जो है वो दरअसल अपनी बेटी विक्टोरिया के साथ जब वो 15-16 साल की थी तभी से शारीरिक संबंध बना रहा था। ये बात विक्टोरिया ने एक बार लॉरेंस रिटनबावर की पत्नी को भी बताई थी कि उसका बाप उसके साथ जबरदस्ती करता है, और उस वक्त विक्टोरिया की उम्र सिर्फ 16 साल की थी। खैर ये सब चीजें बाप बेटी के बीच सालों तक चलती रही, मगर जब अप्रैल 1914 में विक्टोरिया की शादी कार्ल गैब्रियल से हुई और वो भी हिंटरकैफे में उन्हीं लोगों के साथ रहने लगा, तो लगा कि अब चीजें ठीक हो जाएगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। एक दिन कार्ल गैब्रियल की एंड्रियास के साथ बहुत बुरी लड़ाई हो गई, क्योंकि शादी के बाद भी एंड्रियास ने विक्टोरिया के साथ अपने नाजायज रिश्ते कायम रखे हुए थे, और शायद कार्ल गैब्रियल ने अपनी पत्नी विक्टोरिया और एंड्रियास को एक साथ संबंध बनाते हुए देख लिया था, जो कि शायद किसी भी पति के लिए एक सदमे से कम नहीं होगा। इसलिए वो विक्टोरिया को वहीं छोड़कर वापस अपने माँ बाप के पास चला गया। इसके कुछ दिनों बाद ही पहला विश्व युद्ध छिड़ गया और अगस्त 1914 में उसका युद्ध का बुलावा आ गया, जिसके कुछ महीनों बाद ही दिसंबर 1914 में एक बमबारी के दौरान उसकी मौत हो गई और विक्टोरिया विधवा हो गई। पर कार्ल गैब्रियल की लाश जो है वो कभी नहीं मिली। इधर शादी के ठीक 9 महीने बाद जनवरी 1915 में
विक्टोरिया अपनी पहली बच्ची कजीलिया को जन्म देती है और कहते हैं कि जब विक्टोरिया की शादी हुई थी तो वो पहले से ही प्रेग्नेंट थी और कजीलिया जो है वो दरअसल एंड्रियास की ही बेटी थी। खैर कजीलिया के जन्म के बाद भी एंड्रियास ने अपनी बेटी के साथ नाजायज रिश्ते बनाए रखे और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ कही सुनी बातें हैं, बल्कि इसका कानूनी सबूत भी है। दरअसल हुआ यह था कि मई 1915 में वहाँ की अथॉरिटी को भी एंड्रियास और उसकी बेटी विक्टोरिया के बीच नाजायज संबंधों का पता चल जाता है, जिसके बाद पुलिस उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद कोर्ट में इसकी सुनवाई होती है और दोनों को दोषी पाया जाता है और 28 मई 1915 को डिस्ट्रिक्ट अदालत एंड्रियास को 1 साल और विक्टोरिया को 1 महीने की सजा सुनाती है। 1 साल बाद एंड्रियास अपनी सजा पूरी करके वापस आता है, पर वो अब भी नहीं सुधरता और अपनी बेटी के साथ नाजायज रिश्ते को कायम रखता है। जिसके बाद सितंबर 1919 में विक्टोरिया एक और बच्चे जोसेफ को जन्म देती है, जो कि कहते हैं कि एंड्रियास और विक्टोरिया के नाजायज रिश्ते का ही परिणाम था। पर कहते हैं कि क्योंकि कार्ल गैब्रियल की कभी लाश नहीं मिली इसलिए वो जिंदा था और उसी ने बाद में आकर अपनी पत्नी की बेवफाई का बदला लिया और पूरे परिवार को एक साथ खत्म कर दिया। इसके अलावा जर्मनी के कुछ सिपाही जो कि उस फार्म हाउस के पास के ही एक शहर श्रोबेनहोसेन के थे और जिन्हें दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन यानी आज के रूस ने कैदी बना लिया था, उन्हें जब युद्ध खत्म होने के बाद वापस छोड़ा गया तो उन्होंने बताया कि रूस में उनकी मुलाकात एक रूसी अफसर से हुई जो कि फर्राटेदार जर्मन लैंग्वेज बोलता था और उस रूसी अफसर ने एक दिन बताया कि हिंटरकाइफेक में हुए मर्डर को उसी ने अंजाम दिया था। कई लोगों का मानना है कि वो रूसी अफसर और कोई नहीं बल्कि कार्ल गैब्रियल ही था, क्योंकि वो पहले भी कई बार कहता था कि उसे रूस जाना है और हो सकता है कि वो बमबारी के दौरान जिंदा बच गया हो और फिर रूस चला गया हो। हालांकि जब जर्मन पुलिस ने अच्छे से इसके हर एक पहलू की तहकीकात की और दबी हुई फाइलों को बाहर निकलवाया तो पता चला कि कार्ल गैब्रियल की मौत 12 दिसंबर 1914 को फ्रांस के एरास में ही हो चुकी थी और उसकी लाश भी मिली थी और उसकी लाश को दफनाया भी गया था, इसलिए इस थ्योरी को भी खारिज कर दिया गया। हालांकि पुलिस ने कभी उसकी लाश को निकालकर चेक किया या नहीं ये नहीं मालूम। दूसरी थ्योरी ये आई कि पूरे परिवार का कत्ल एंड्रियास के ही पड़ोसी लॉरेंस श्टेटनबाउअर ने किया था और लॉरेंस इस कत्लेआम का सबसे मजबूत सस्पेक्ट था, क्योंकि वो इकलौता ऐसा सस्पेक्ट था जिसके पास कत्ल करने का कोई मोटिव, कोई मकसद था। इसके अलावा उसके ग्रूबर फैमिली के साथ कुछ अंदरूनी संबंध भी थे। दरअसल हुआ यह था कि जब पहले विश्व युद्ध के दौरान दिसंबर 1914 में विक्टोरिया गैब्रियल के पति कार्ल गैब्रियल की मौत हो गई तो इसके बाद विक्टोरिया जो है वो मन ही मन लॉरेंस श्टेटनबाउअर को चाहने लगी। मगर जब उसने ये बात लॉरेंस को बताई तो उसने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा था। पर फिर इसके लगभग 4 साल बाद ही जुलाई 1918 में लॉरेंस की पत्नी की भी किसी बीमारी की वजह से मौत हो गई और अब क्योंकि लॉरेंस और विक्टोरिया के बीच जो दीवार थी वो भी हट गई, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और दोनों ने एक दूसरे के साथ कई बार फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाए। इसी बीच होता ही है कि विक्टोरिया फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है, पर वो ये बात लॉरेंस को नहीं बताती। खैर कुछ दिनों के रिश्तों के बाद फाइनली वो दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं और विक्टोरिया के कहने पर लॉरेंस उसके पिता एंड्रियास ग्रूबर से शादी की बात करता है। मगर एंड्रियास इस शादी के लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी दोबारा शादी करे। शायद वो चाहता था कि उसकी बेटी जिंदगी भर उसी के साथ रहे और वो उसके साथ नाजायज संबंध बनाए रखे, इसलिए वो उसके ऊपर बहुत पाबंदी लगा के रखता था। उसे सिर्फ संडे के दिन चर्च जाने के अलावा कहीं अकेले जाने की छूट नहीं थी। तो जब एंड्रियास ने इस शादी के लिए मना कर दिया तो लॉरेंस ये बात विक्टोरिया को बताता है कि उसका बाप नहीं चाहता कि हम एक दूसरे से शादी करें। तो अचानक से विक्टोरिया का जो मूड है वो भी बदल जाता है। वो कहती है कि हाँ, अब हम एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते, पर मेरे पेट में जो तुम्हारा बच्चा पल रहा है उसके रख रखाव के लिए तुम्हें हर्जाना देना होगा। विक्टोरिया की ये प्रेगनेंसी वाली बात सुनते ही लॉरेंस चौंक जाता है और वो कोई भी हर्जाना देने के लिए साफ मना कर देता है। वो कहता है कि जरूरी नहीं कि यह बच्चा मेरा ही हो, यह बच्चा तुम्हारे बाप का भी हो सकता है, क्योंकि तुम अपने बाप के साथ भी फिजिकल रिलेशनशिप बनाती हो। पर विक्टोरिया कहती है कि नहीं, यह बच्चा तुम्हारा ही है और तुम्हें इसके पालन पोषण के लिए पैसे देने ही होंगे। अब विक्टोरिया और उसका पूरा परिवार लॉरेंस के ऊपर प्रेशर बनाने लगता है और पूरे गांव में उसका नाम उछालने लगता है, पर लॉरेंस उनके सामने झुकता नहीं है और एक बार फिर एंड्रियास और उसकी बेटी विक्टोरिया के नाजायज संबंधों के बारे में वहां की अथॉरिटी को खबर कर देता है, जिसके बाद वहां की अथॉरिटी एंड्रियास को सितंबर 1919 में एक बार फिर से अरेस्ट कर लेती है। इसी बीच 7 सितंबर 1919 को विक्टोरिया अपने दूसरे बच्चे जोसेफ को जन्म देती है। जोसेफ के जन्म के बाद वो एक बार फिर लॉरेंस से मिलती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी रिपोर्ट वापस ले ले और अब उसे जोसेफ के रखरखाव के लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। लॉरेंस अपनी रिपोर्ट वापस ले लेता है, जिसके बाद एंड्रियास को छोड़ दिया जाता है और वापस आके वो खुद जोसेफ की गार्डियनशिप ले लेता है।
हालांकि ये तो खैर कभी पता नहीं चला कि जोसेफ का बाप एंड्रियास था या लॉरेंस, पर कत्ल के बाद कुछ गांव वालों ने बताया कि विक्टोरिया जो है वो दरअसल साल 1922 में लॉरेंस के ऊपर जोसेफ का बाप होने और उसका हर्जाना देने का कानूनी केस करने वाली थी, जिसका कि पता शायद लॉरेंस को लग गया। और क्योंकि वो उस वक्त अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से हर्जाना देने के काबिल नहीं था, इसलिए इस हर्जाने और केस से बचने के लिए उसने पूरे परिवार को मार डाला। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि जिन्होंने सबसे पहले पूरे परिवार की बॉडी को देखा उनमें से एक लॉरेंस भी था। तो बाद में जो 2 पड़ोसी उसके साथ गए थे उन्होंने बताया कि डेड बॉडी को देखने के बाद जैसा एक आम इंसान रिएक्ट करता है उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया था, और लॉरेंस के माथे पर एक शिकन तक नहीं थी। उन 2 पड़ोसियों ने पहली बार जैसे ही बॉडी को देखा उन्होंने लॉरेंस से मना भी किया था कि वो कुछ छुए ना, पर लॉरेंस ने सारी बॉडी को उलट पलट कर पूरा क्राइम सीन बर्बाद कर दिया था। इसके बाद वो बिना डरे अकेले ही अंदर से होते हुए फार्म हाउस के मेन दरवाजे पर गया और फिर अंदर से गेट का ताला खोलकर अपने दोनों पड़ोसियों को अंदर बुलाया। अब सवाल आता है कि आखिर लॉरेंस ने फार्म हाउस का मेन दरवाजा खोला कैसे। आपको याद होगा कि उस फार्म हाउस के मेन दरवाजे की चाबी खो गई थी, जो कि बाद में कहीं नहीं मिली। तो यह बहुत हद तक मुमकिन है कि वो चाबी लॉरेंस ने ही चुराई हो। हालांकि जब पुलिस ने उससे दरवाजे की चाबी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो चाबी उसे घर के अंदर ही पड़ी हुई मिली थी जब वो घर के अंदर गया था। इसके बाद जब पुलिस ने उससे सवाल किया कि वो अकेले ही अंदर क्यों गया, क्योंकि हो सकता था कि कातिल अभी भी उसी फार्म हाउस में हो, तो उसने कहा कि बाड़े में 4 लाश देखने के बाद उसे अपने 2.5 साल के बच्चे जोसेफ की फिक्र होने लगी थी कि वो ठीक है या नहीं, इसलिए वो उसे ही देखने के लिए अंदर गया था। मगर उसका यह जवाब उल्टा पड़ गया, क्योंकि ये वही जोसेफ था जिसको कुछ साल पहले तक उसने अपना बच्चा मानने से भी साफ इनकार कर दिया था और पुलिस कंप्लेंट तक कर दी थी। इसके अलावा थ्योरी के हिसाब से क्योंकि उसका घर उन कुछ घरों में से था जो कि हिंटरकैफे फार्म हाउस के सबसे नज़दीक था, इसलिए वो ही पिछले 4 दिनों से उस फार्म हाउस में आ जा रहा था। जर्मन पुलिस ने कई बार उससे पूछताछ की, पर उसने कहा कि बिना गांव वालों के नोटिस हुए वो 4 दिन 31 मार्च से 4 अप्रैल तक उस फार्म हाउस में कैसे रह सकता है और कैसे रात में या दिन में कभी भी वहां जा सकता है। खैर उसकी ये बात भी बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि एक तो वो छोटा सा गांव था और गांव में कौन कहाँ रहता है, क्या करता है, किसके कितने बच्चे हैं, कौन आजकल क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये लगभग पूरे गांव को ही मालूम होता है। इसके अलावा पुलिस को लॉरेंस के खिलाफ कोई साइंटिफिक एविडेंस भी नहीं मिले थे, इसलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया। पर बाद में म्यूनिक पुलिस एकेडमी के कुछ स्टूडेंट ने अभी साल 2007 में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस केस को सुलझाने की कोशिश की। उनका मानना था कि किसी एक इंसान को कातिल साबित करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो वक्त के साथ कई एविडेंस खराब हो चुके हैं और दूसरा कि उस वक्त पूरा क्राइम सीन बर्बाद होने की वजह से सारे साइंटिफिक एविडेंस सही से कलेक्ट भी नहीं किए गए। पर सारे केस की फाइल पढ़ने और बचे हुए एविडेंस को देखने के बाद वो सारे स्टूडेंट्स एक ही नतीजे पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि जिसने भी ग्रुबर परिवार का मर्डर किया था वो पर्सनल मकसद से किया था और उन्हें पता है कि कातिल कौन है, पर इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि उस कातिल की मौत पहले ही हो चुकी है और अगर उन्होंने उसका नाम बताया तो अभी जो उसके बच्चे और उसकी फैमिली है वो मुसीबत में आ जाएगी। तो यहाँ भी इस रिपोर्ट से ये तो पता नहीं चला कि कातिल कौन है, पर यह रिपोर्ट साफ साफ लॉरेंस रीटनबाउअर की तरफ ही इशारा कर रही थी, क्योंकि सारे संदिग्धों में से वो लॉरेंस ही था जिसके पास पूरे परिवार को मारने का कोई पर्सनल मोटिव था। इसके अलावा लॉरेंस की मौत भी साल 1941 में हो चुकी है, पर हाँ उसके 4 बच्चे अभी भी जिंदा है। खैर इसके अलावा कई थ्योरीज और भी आई जिसमें कई अलग अलग लोगों के नाम आए, जैसे कि गम्प भाई, जिनकी बहन ने मरते वक्त कहा था कि उनके दोनों भाइयों ने मिलकर ग्रुबर परिवार की हत्या की है। कार्ल एस और उसका भाई एंड्रियास एस, जिनकी मां ने एक बार अपनी सहेली को बताया था कि ग्रुबर परिवार को उनके 2 बेटों कार्ल और एंड्रियास ने ही मारा है, और इसके अलावा कुछ और नाम भी थे, पर पुलिस को इनमें से किसी के खिलाफ भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। लेकिन जिस तरह ग्रुबर परिवार का मर्डर हुआ और कातिल अगले 4 दिनों तक वहीं रहा, उसे देखकर एक थ्योरी ये भी आई कि यह काम किसी नॉर्मल इंसान का नहीं हो सकता, बल्कि इसके पीछे किसी सन की पागल या सीरियल किलर का हाथ है। दरअसल ये थ्योरी इसलिए आई क्योंकि जब साल 1922 में यह हत्याकांड हुआ उससे बस कुछ महीनों पहले ही जोसेफ बाटल नाम का एक पागल और खतरनाक आदमी गुंसबर्ग के पागल खाने से भाग गया था, और वो पागल खाना उस फार्म हाउस से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर था। कई लोगों का मानना है कि उसी पागल ने पागलपन में पूरे परिवार का कत्ल कर दिया और अगले 4 दिनों तक उनकी डेड बॉडी के साथ उसी घर में रहा। इसके अलावा इस मर्डर से एक सीरियल किलर का भी लिंक जुड़ा, जिसने कि साल 1898 से लेकर 1912 तक अमेरिका में कई परिवार को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया था, और जो ग्रुबर परिवार की हत्या हुई थी वो भी कुदाल टाइप हथियार से ही हुई थी। कहते हैं कि 1912 के बाद अमेरिका में तो मर्डर होने बंद हो गए,
पर वही सीरियल किलर बाद में जर्मनी आ गया और उसी ने ग्रुपर परिवार का कत्ल किया था। पर एक्सपर्ट के हिसाब से जो सीरियल किलर होता है वो एक मर्डर के बाद रुकता नहीं है, लगातार मर्डर करता है। लेकिन उस दौरान इस हत्याकांड के बाद पूरे जर्मनी में और कहीं सीरियल किलिंग की और कोई वारदात नहीं हुई, इसलिए इस थ्योरी को भी खारिज कर दिया गया। और जो पागल खाने से भागा था वो भी कभी पुलिस के हाथ नहीं लगा। हालांकि बहुत सारे लोगों का आज भी यही मानना है कि हिंटरकाइफेक फार्म हाउस में जो कुछ भी हुआ वो किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी ऊपरी ताकत का काम था, जो कि मर्डर के पिछले 6 महीनों से उसी घर में मौजूद था। और क्योंकि वो एक अदृश्य ताकत थी, इसलिए फार्म हाउस की अटारी में कई बार ढूंढने के बाद भी एंड्रियास ग्रुबर को कभी दिखाई नहीं दी, जबकि उस अटारी में कहीं छुपने की कोई जगह भी नहीं थी। इसके अलावा पुलिस के हिसाब से जो 4 डेड बॉडीज बाड़े में मिली, उन सभी को मारने के बाद नहीं बल्कि मारने से पहले एक एक कर बाड़े में लाया गया था। और इस चीज़ के भी कोई सबूत नहीं मिले कि उनमें से किसी को भी बांधा या जबरदस्ती खींचकर वहां लाया गया, और ना ही उनमें से किसी ने कोई हाथापाई की, जिसे देखकर तो यही साबित हो रहा था कि किसी चीज़ ने उन लोगों को अपने वश में कर रखा था। और वो चारों एक एक कर उसके साथ बाड़े में आए और फिर बिना किसी हाथापाई के अपने ऊपर हमला करने का इंतजार किया। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान जो होश में होगा वो कातिल के साथ खुद मरने के लिए जाए और उसके हमला करने का इंतजार करे। अगर ये मान भी लिया जाए कि कातिल बंदूक की नोक पर उन चारों को बाड़े में लाया, फिर एक एक कर चारों को मारा, तब भी उनमें से किसी ने खुद को बचाने की कोई कोशिश नहीं की, जबकि एक मरता हुआ इंसान खुद को बचाने की हर एक कोशिश करता है। जो 7 साल की बच्ची कजिलिया थी, जो कि हमले के बाद भी जिंदा बच गई थी, उसने आखिर होश में आने के बाद ऐसा क्या देखा कि वो इतनी डर गई कि डर के मारे उसने अपने सर के बाल तक नोच लिए। जो नौकरानी उस दिन वहां काम करने पहुंची थी, उसकी बॉडी जब मिली तो उसने पूरे कपड़े, स्वेटर और जूते वगैरह सब पहन रखे थे। यहां तक कि उसने अपना बैग जिसमें वो अपना सामान वगैरह लाई थी उसे तक नहीं खोला था, जिसका मतलब था कि या तो कातिल ने उसे घर में आते ही मार दिया, या फिर उस मेड ने घर में कुछ ऐसा देखा कि उसने वहां से वापस जाने का प्लान बना लिया और अपना सामान वगैरह पैक करके तैयार होकर निकलने ही वाली थी कि उसको मौत के घाट उतार दिया गया। यहां भी वही सवाल आता है कि आखिर उसने घर में ऐसी क्या चीज देखी कि उसने अपना मन बदल लिया। इसके अलावा अगर ये काम किसी इंसान का था तो कोई भी इंसान इतना बेवकूफ तो नहीं होगा कि 6 लोगों को मारने के बाद अगले 4 दिनों तक उसी घर में रुके, क्योंकि पकड़े जाने का डर तो हर कातिल में होता है। ये काम सिर्फ वही कर सकता है जिसका इंसानी दुनिया से कोई वास्ता ना हो और जिसको इंसानी कानून या उनके नियम से कोई फर्क नहीं पड़ता हो। जो सर पोस्टमार्टम के बाद काटा गया था और जिसको रिसर्च करने के लिए न्यूरमबर्ग भेज दिया गया था, बाद में उन सभी 6 लोगों के सर को एक भविष्य बताने वाली और जादू टोना करने वाली तांत्रिक को दिखाया गया। तो उस तांत्रिक ने उन सभी 6 सर को देखने और उनका दिमाग पढ़ने के बाद बताया कि जिसने भी इन लोगों का मर्डर किया है उसका चेहरा बहुत ही झुंझलाया हुआ था, उसकी आंखें बहुत ही तीखी थी और उसकी हंसी भी बहुत ही क्रूर थी। जो सर जांच के फौरन बाद वापस उनके ताबूत में रखे जाने थे वो आज तक नहीं रखे गए और आज भी सभी 6 लाशें बिना सर के अपनी कब्रों में दफन हैं। बाद में जब इनके कटे हुए सर के बारे में वहां की अथॉरिटी से पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान जब न्यूरमबर्ग में बमबारी हुई थी तो वो सारे सर उसी बमबारी के दौरान इधर उधर हो गए और फिर कभी नहीं मिले। पर यहां अगर देखा जाए तो जो दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ था वो इस मर्डर के लगभग 17 साल बाद यानी साल 1939 में शुरू हुआ था। और जब उन लोगों ने वो 6 सर काटे थे तो उनका प्लान था कि वो सर की जांच के बाद तुरंत उसे वापस ताबूत में रख देंगे। तो सवाल आता है कि आखिर वो लोग अगले 17 सालों तक उनके सर के साथ कर क्या रहे थे। दरअसल सच्चाई ये थी कि वो सारे सर जांच के कुछ दिनों बाद ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे और बाद में दूसरे वर्ल्ड वॉर में हुई बमबारी का हवाला देकर वहां की अथॉरिटी ने अपना पल्ला झाड़ लिया। इस मर्डर के बाद लोगों ने डर के मारे उस हिंटरकाइफेक फार्म हाउस के आसपास से भी गुजरना बंद कर दिया था, क्योंकि एक तो पुरानी नौकरानी की वजह से लोगों को पहले ही पता था कि उस फार्म हाउस के अंदर कोई भूतिया साया है, और जब एक साथ ये 6 मर्डर हुए तो उसने लोगों के बीच और दहशत फैला दी। लोग रात में तो छोड़िए, दिन में भी उस फार्म हाउस के सामने से नहीं गुजरते थे। और क्योंकि अब उस फार्म हाउस का कोई भी वारिस नहीं बचा था, इसलिए बाद में उस फार्म हाउस को विक्टोरिया गैब्रियल के पति कार्ल गैब्रियल के पिता के नाम कर दिया गया, क्योंकि कार्ल गैब्रियल की भी मौत हो चुकी थी। लेकिन उस भूतिया घर में वो लोग भी नहीं रहना चाहते थे, इसलिए मर्डर के लगभग 1 साल बाद फरवरी 1923 में पूरे फार्म हाउस को ध्वस्त कर दिया गया, जिसे देखने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हुआ था। मगर जब वो फार्म हाउस तोड़ा जा रहा था तो उस दौरान रहस्यमय तरीके से फार्म हाउस के अंदर से मर्डर वेपन मिला, जिसने कि सभी को चौंका दिया। दरअसल उन्हें फार्म हाउस के अंदर से एक कुदाल और एक छोटा चाकू मिला था और दोनों हथियारों पर सूखा हुआ खून भी लगा हुआ था।
बाद में जब पुलिस ने उन हथियारों की जांच की तो पुलिस को उन हथियारों पर से कोई फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं मिले। पर यहाँ सवाल ये था कि ये हथियार पुलिस को तब क्यों नहीं मिले जब पुलिस ने इसकी तलाश में पूरा घर खंगाल डाला था। यहाँ तक कि पुलिस ने हथियार को ढूंढने के लिए खोजी कुत्ते का भी इस्तेमाल किया था, पर तब भी ये हथियार घर में होने के बावजूद भी कहीं नहीं मिले और ना ही शिकारी कुत्ते उसे सूंघ पाए। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर गैर इंसानी ताकत, कोई नहीं जानता। खैर बाद में उस घर को तोड़ने के बाद उस जगह पर एक मेमोरियल यानी स्मारक बना दिया गया, जो कि अगर आप आज भी वहां जाते हो तो देख सकते हो। तो कुल मिलाकर आज इस मर्डर को हुए लगभग 100 साल से भी ज़्यादा बीत चुके हैं, पर आज भी ये केस जर्मनी के इतिहास की सबसे बड़ी पहेली बनी हुई है और कई सवालों के जवाब आज भी नहीं मिले। उस रात उस घर में कौन आया, इन 6 लोगों को किसने मारा, क्यों मारा, वजह क्या थी, किसी को नहीं पता। ये राज आज भी एक राज ही बना हुआ है। कहते हैं कि जो भी इंसान या रहस्यमय चीज़ उस घर में थी वो उस वक्त भी मौजूद थी जब गांव वाले उन 6 लाशों को देखने के लिए उस फार्म हाउस में पहुंचे। अगर वो एक इंसान था तो भीड़ का फायदा उठाकर वो उसी भीड़ के साथ फार्म हाउस से बाहर निकल गया, और अगर ये किसी आत्मा या भूत प्रेत का काम था तब तो वो चीज़ किसी को दिखाई ही नहीं दी, जैसे कि मरने वालों को मरने से पहले 6 महीनों तक नहीं दिखी। हालांकि उनका मर्डर करने के वक्त वो उन्हें दिखा या नहीं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आज 100 साल बाद भी इस केस की फाइल को बंद नहीं किया गया है और क्राइम से जुड़े लोग आज भी इस केस की फाइल को पढ़कर उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस केस का आखिरी पन्ना लिखा जाना आज भी बाकी है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि कातिल कौन था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आज कहानी में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी जानकारी जरूर पसंद आई होगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप अपनी बात इस मेल आईडी पर मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो मैं मिलूंगा अब आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।